हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, पदार्थ का वर्गीकरण। और उसके बाद में हमने बताया था पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं अपन दो प्रकार से। एक तो बोला जाता है भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ने पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्था बताई, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके अलावा हमने बोला था पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार बताए हमने, एक तो तत्व, एक यौगिक और एक मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट के लिए हमने बताया था कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ, यौगिक के लिए बताया था भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ, और मिश्रण फिर हमने दो प्रकार से पढ़ा, समांगी और विषमांगी। ये सारा हमने डिस्कस किया था कल। अब हम बात करने जा रहे हैं भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जो अपन ने पदार्थ का वर्गीकरण किया दो प्रकार से, उसी में एक तो पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ये है पदार्थ के भौतिक गुणों, पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार, आकृति, घनत्व, रंग, ताप आदि में होने वाला परिवर्तन, उसे बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। चेंज इन फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, कलर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन कौन सा कहलाता है भाई? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जनरली हम केवल अवस्था के आधार पे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अवस्था, आकार, घनत्व, रंग, आयतन, ये सबके सब फिजिकल कैरेक्टर हैं और इनमें होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन की विशेषता की बात करें, यह परिवर्तन क्योंकि भौतिक गुणों में हो रहा है ना, और भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन होता है अस्थायी। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। दिस चेंज इज टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी ये वाला जो चेंज है वो टेम्परेरी होने वाला है। दूसरा यानी ये परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है, टेम्परेरी। दूसरा, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। दिस चेंज इज रिवर्सेबल। यह परिवर्तन कैसा होता है भाई? उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सेबल होता है। ऐसा क्यों? जैसे बर्फ को अपन गर्म करेंगे, पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा जल, लेकिन उसी जल को अगर अपन ठंडा करेंगे तो वापस से वो ठोस अवस्था में बर्फ में आ जाएगा। तो परिवर्तन कैसा हुआ? उत्क्रमणीय हुआ, रिवर्सेबल हुआ। इसके अलावा ये जो अपन ने बताया, क्योंकि ये परिवर्तन अस्थायी है और केवल पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। फिजिकल चेंज जब होता है ना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखो नया पदार्थ कब बनेगा,
जब चेंज होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नया पदार्थ बनेगा। अब फिजिकल चेंज में केवल और केवल फिजिकल कैरेक्टर्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो नया पदार्थ नहीं बन रहा। जैसे बर्फ को अपन गर्म करेंगे पानी बन जाएगा, तो बर्फ और पानी दोनों ही H2O है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्स, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये इस तरह का परिवर्तन जो होगा ना, वो कौन सा कहलाता है भाई? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जहाँ केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, केवल अवस्था रंग परिवर्तन, ये सारा स्थिति उसमें आ रही है। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अपन जनरली आते हैं, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें, नंबर 1 बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, किसी धातु जैसे सोना, चांदी, आयरन का पिघलना, किसी धातु जैसे सोना, चांदी, आयरन का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी धातु पिघलती है, कोई भी पदार्थ पिघलता है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण, तो वुड से जो फर्नीचर फॉर्मेशन होता है, फर्नीचर जो बनाए जाते हैं, तो उसमें लकड़ी का आकार बदला, लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं तो आकार बदला है, वो भी भौतिक परिवर्तन है। कई बार स्टूडेंट के क्या रहता है कि ऐसे पढ़ते हैं कि भाई भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है। मूल पदार्थ को वापस प्राप्त करने से मतलब है उसी पदार्थ का यानी रासायनिक जो सूत्र है वो वैसे की वैसे रहे। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट बोले कि लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, तो सर ये तो फर्नीचर से थोड़ी वापस वैसी लकड़ी आएगी, वही अपन ने लकड़ी को काट कर उसकी शेप को बदला है केवल, इसलिए ये भी परिवर्तन कैसा होगा? भौतिक हो गया। कांच का टूटना, उसी कांच को पिघलाकर अपन वापस जोड़ सकते हैं, ये स्थिति है। पानी का नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना, शर्करा का जल में घुलना, शर्करा का जल में घुलना। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आएंगे ध्यान रखना, किसी भी जैसे पेड़ से पत्तियां टूटकर गिर रही हैं, भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना और बुझना, जो अपने ट्यूबलाइट या बल्ब को अपन स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो बल्ब का जलना बुझना, जैसे अपन बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट में जो टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है वो गर्म होकर प्रकाश दे रहा है, तो बल्ब स्विच ऑन ऑफ करना केवल ताप में परिवर्तन आया है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल गई, बंद करते ही वापस वो सेम स्थिति हो गई। तो बल्ब का जलना बुझना। लोहे से चुंबक बनाना, किसी भी लोहे की वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे वह भी चुंबक की तरह काम करेगी। लोहे से चुंबक बनाना,
और जैसे ही ये क्षेत्र बंद करेंगे वापस वो सामान्य अवस्था में हो जाएगी। जैसे विद्युत चुंबक होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो वो चुंबक की तरह काम करती है, लेकिन जैसे विद्युत धारा बंद करेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। जैसे विद्युत क्रेन है, विद्युत घंटी है, ये सबका सब इस प्रकार का ही परिवर्तन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए भौतिक परिवर्तन में होने वाले। तो इस तरह का जो परिवर्तन आएगा वो सारा किस प्रकार का हुआ भी, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन से संबंधित अवस्था में होने वाला परिवर्तन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, अवस्था परिवर्तन। चेंज इन फिजिकल स्टेट। इसको समझो, एक ठोस पदार्थ को गर्म करने पर अवस्था आएगी द्रव, द्रव को गर्म करने पर अवस्था आएगी गैस। ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, पिघलता है ठोस द्रव में, इस क्रिया को बोलते हैं गलन, मेल्टिंग, गलन क्रिया, मेल्टिंग प्रोसेस। और द्रव को गर्म करेंगे अवस्था आएगी गैस, इस क्रिया को इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वथन, बॉइलिंग प्रोसेस। ठोस को गर्म किया, पिघलकर द्रव अवस्था आई, द्रव को गर्म करने पर अवस्था आ गई गैस। गलन क्रिया जिस टेम्परेचर पर होगी वो कहलाएगा गलनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हो गया टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलता है, जो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। क्वथन क्रिया जिस टेम्परेचर पर होती है उसे बोला जाता है क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ उबलेगा। अब रिवर्स प्रोसेस, ये तो था गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। जब टेम्परेचर डाउन करें, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, इस क्रिया को बोलते हैं संघनन। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। और द्रव को ठंडा करने पर ठोस, इस क्रिया को बोलते हैं हिमीकरण, फ्रीजिंग, हिमीकरण, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है। और हिमीकरण क्रिया जिस टेम्परेचर पर होती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो अपन ने एग्जांपल लिए, अब एक इसमें ध्यान दो, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ही गैस अवस्था में आ जाते हैं और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस अवस्था, बीच वाली अवस्था नहीं आती। इस प्रोसेस को नाम देते हैं संघनन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है संघनन, सॉरी, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गर्म करने पर सीधे गैस और गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो यहाँ 5 प्रोसेस मैंने बताए, देखो पहला बताया मैंने गलन, दूसरा बताया मैंने क्वथन, तीसरा संघनन, चौथा हिमीकरण और पांचवा ऊर्ध्वपातन। ये सब के सब हैं अवस्था परिवर्तन की क्रिया। अब यहाँ पर अपना एग्जाम्पल ले लें, बर्फ, ठोस रूप में क्या ले लिया, बर्फ। बर्फ को गर्म करेंगे तो, अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो अवस्था आएगी जल, जो कि द्रव अवस्था हो गई। जल को गर्म करने पर गैस, जल गैस या वाटर वेपर। और अब गैस को ठंडा करेंगे तो जल, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ। इसका मतलब रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, H2O, H2O, H2O। पदार्थ की केवल परिवर्तन किस में हुआ, अवस्था में, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदला। आकार, आयतन परिवर्तन हो गया, घनत्व परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन किस में नहीं हुआ, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ। H2O ही है, H2O ही है, H2O ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इस तरह का परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं
केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, और ये है पदार्थ के रासायनिक संगठन में होने वाला परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक संगठन में होने वाला परिवर्तन, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, उसे बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। और इस परिवर्तन की विशेषता क्या होगी? देखो, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या होगी? पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तन के साथ, भौतिक गुण परिवर्तन होने के साथ हो सकते हैं, यानी इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। यानी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें भौतिक गुणों का परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहली चीज तो ये। नंबर 2, नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, ये है भाई फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। दिस चेंज इज इरिवर्सेबल। दिस चेंज इज इरिवर्सेबल। यह परिवर्तन कैसा होता है भाई? अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट इज, यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है भाई? स्थायी होता है। दिस इज ए परमानेंट चेंज। दिस इज ए परमानेंट चेंज। यह एक स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक संगठन में परिवर्तन से शुरू होता है। तो भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, नंबर 1, दूध से दही का निर्माण, कर्ड फॉर्मेशन, या दूध से जितना भी डेयरी प्रोडक्ट बनता है ना, दूध से जितना भी डेयरी प्रोडक्ट बनता है, दही बनाओ चाहे पनीर बनाओ, ये सब का सब परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इन सब में केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे इसको अपन बात करें, दूध में शर्करा होती है लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा होती है भी? लैक्टोज शर्करा होती है। और दूध से जब दही बनाया जाता है तो अपन देखते हैं जामन डालते हैं, जामन घर पे अपन। जामन क्या है? वो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, और वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। बताओ क्या नाम दिया मैंने? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और अपन जैसा जानते हैं बैक्टीरिया करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, किण्वन प्रोसेस पढ़ते हैं अपन फर्मेंटेशन। लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चेंज कर देते हैं लैक्टिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बताओ? लैक्टिक अम्ल में। तो लैक्टोज शर्करा से अम्ल बन गया लैक्टिक एसिड। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि लैक्टिक अम्ल को वापस अपन लैक्टोज शुगर नहीं बना सकते। तो ये एक परिवर्तन, स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुआ। नंबर 2, तो ये पहला एग्जाम्पल जो मैंने बताया, दूध से दही का निर्माण। नंबर 2,
गोबर गैस का निर्माण। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन। देखो गोबर गैस बनाने के लिए पेड़ पौधों और जंतुओं का मलमूत्र और पेड़ पौधों के मृत अवशेष उनको गहरे गड्ढे में डालकर किण्वन प्रोसेस होता है, वही बैक्टीरिया के द्वारा। और इस प्रोसेस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है, मृत कार्बनिक पदार्थ, इस प्रोसेस के दौरान जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, डेड ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, वो कन्वर्ट होता है गैस में। और वो गैस कौन सी बनती है अभी? मेथेन गैस। इसके साथ में प्रोड्यूस होती है CO2 गैस, ध्यान रखना। तो बायोगैस के में मेन तो बनती है मेथेन गैस, साथ में बनती है CO2 गैस। ये जो प्रोसेस हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा गोबर गैस का निर्माण, ये भी एग्जाम्पल बनता है रासायनिक परिवर्तन का। नंबर 3, पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वायुमंडल में CO2 भूमि से लेते हैं जल पादप और सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज। तो बताओ रासायनिक अभिक्रिया हुई, साथ में प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। ग्लूकोज का निर्माण, भोजन का निर्माण, ये हुआ एक रासायनिक परिवर्तन। नंबर 4, जंतुओं में श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन। ये सभी में होगा, इन प्लांट एंड एनिमल्स, सभी में बता रहा हूं मैं, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पादपों और जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेशन, वो भी कौन सा प्रोसेस है भाई? रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। श्वसन क्रिया में हम ग्लूकोज को सेल में ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो कोशिका का ईंधन बोला जाता है ग्लूकोज, फ्यूल ऑफ सेल, और उसको जलाने का काम करती है ऑक्सीजन। इसमें प्रोड्यूस होते हैं CO2 और जल, साथ में बनती है ATPs यानी ऊर्जा। तो ये जो श्वसन क्रिया है वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ भाई? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हुआ। दूध से दही का निर्माण, गोबर गैस का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, श्वसन क्रिया। इसके अलावा और एग्जाम्पल बात करें अपन, जंतुओं के लीवर में, यकृत ग्रंथि में यूरिया का निर्माण। यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर, यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर। अमोनिया और CO2 गैस दोनों की रिएक्शन से तैयार होता है यूरिया, कार्बेमाइड NH2CO NH2। ये प्रोसेस भी क्या है भाई? केमिकल चेंज है, बहुत रासायनिक परिवर्तन है। लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण। इसके बाद में अगर अपन बात करें रासायनिक परिवर्तन में ईंधन का जलना, बताओ जलना जहां शब्द आ जाएगा। अब ईंधन से मतलब है, मैं यहां लिख दूं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ये सारे। तो ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना, कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल। अब देखो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज भी ईंधन है, उसका जलना भी श्वसन क्रिया, वो तो अपने हो गए जैविक प्रक्रम। और सामान्य रूप से पदार्थ जो जलता है उसको बोलते हैं दहन। तो दहन होता है एक भौतिक प्रक्रम, फिजिकल फिनोमिना, जबकि श्वसन वो है बायोलॉजिकल फिनोमिना, जैविक प्रक्रम। तो ईंधन का जलना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, कुछ भी लिखा हुआ जाए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा भी? जलना शब्द आ गया तो ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, वो है रासायनिक परिवर्तन। ईंधन का जलना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जो भी आ गया। इसके अलावा एग्जाम्पल अपन बात करें मोमबत्ती का जलना। अब यहां पर भी देखो शब्द आ गया जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल। ध्यान रखना
पिघलना शब्द आया, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन जल रहा है तो है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोम जो है वो भी कार्बनिक पदार्थ है और वो जलेगा, उसी दौरान CO2 वही सेम रिएक्शन चलती है। जलना जब शब्द आ गया तो ऑप्शन से क्रिया, मोमबत्ती का जलना परिवर्तन कैसा कहलाएगा, भी रासायनिक कहलाएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें हमारे भोजन का जो पाचन चलता है, आहार नाल में भोजन का पाचन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम द्वारा भोजन का जो पाचन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी क्या है भाई, भोजन का पाचन क्योंकि एंजाइम द्वारा हो रहा है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अपन एग्जांपल लें, जब वसा का पाचन होता है, लिपिड का, वसा के पाचन के लिए एंजाइम आता है लाइपेज, क्योंकि वसा को क्या बोलते हैं अपन, लिपिड, लिपिड के डाइजेशन के लिए एंजाइम हो गया लाइपेज, तब बनता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। तो ये रासायनिक परिवर्तन है भाई, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल आते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन वाले, वो सारे किस में आते हैं भी, वो सब के सब आते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हमने डिस्कस किए, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है वो हमने समझा। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था बदल रही है, आकार, रंग, घनत्व, ये सारे बाहरी गुण जिनको बोलते हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, वो तो है भौतिक परिवर्तन। लेकिन पदार्थ जिससे मिलकर बना हुआ है वो संगठन अगर बदल गया, रासायनिक संगठन अगर बदल गया, अब वो चाहे तत्व से यौगिक बन गया, यौगिक से तत्व बन गया, वो सारा का सारा परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक होगा। तो जो भी एग्जाम्पल आए बड़े ध्यान से उसको आपको देखकर ये देखना है कि उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, कि चेंज किस तरह से आ रहा है, अवस्था, घनत्व, रंग में परिवर्तन आ रहा है, या कि उस जो पदार्थ है वो मूल रूप से बदल रहा है, उसके आधार पर उसका आंसर डिसाइड करोगे। ठीक है भाई, कल आखिरी जो क्लास है केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अपना हो गया है, जिसमें हमने पदार्थ का परिचय पढ़ लिया, पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। अब शुरू करेंगे हम पदार्थ की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कल का जो अपना चैप्टर रहेगा जहां से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी तक तो हमने देखा ट्रेलर, पिक्चर अभी शुरू होगी। पिक्चर कब से शुरू होगी, कल से। ये तो ट्रेलर देखा हमने कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, अब होगा असली खेल शुरू। तो कल से जो अपना चैप्टर शुरू होगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सभी स्टूडेंट्स जो मैं वीडियो बना रहा हूं उनको, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके साथ में, सबको शेयर करें, उनको बोलें कि वीडियो देखें, काफ़ी काम आएंगे आपके। रीट L2 वाले विशेष ध्यान दे लें बच्चे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसको इजी वे में मत लेके चलना है। और अभी जो अपन ने पढ़ा है केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो उससे ये भी मत समझना कि यार ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो अपने को स्टार्ट से करना पड़ेगा ना। तो परिचय के रूप में अपन ने ले लिया है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले चैप्टर से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे अगर आपने ये सोच लिया कि प्री एग्जाम हुआ, जो रीट वाला हुआ, अपने को अच्छे क्वेश्चन मिल गए सरल सरल से, तो पेपर इस तरह से मत समझो कि अगली बार भी ऐसे मिल जाएगा। थोड़ा सा 3-4 महीने का समय जो आपकी मेहनत का है, इसको प्रॉपर वे में यूज करो, बढ़िया कंटेंट पढ़ो, NCERT लाकर उनको प्रॉपर सोल्व करो। NCERT बुक की एक एक लाइन को आपको अंडरलाइन करते हुए प्रॉपर एक एक लाइन में एक एक शब्द को ध्यान देते हुए पढ़ना है। वहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, वहीं से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा। तो जितना भी बुक्स हैं 6 से 10 तक, वो कंप्लीट आपको एक एक लाइन को पूरा पूरा ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हर क्वेश्चन को तैयार करना है। साथ में मैं आपको जो भी बन जाते हैं क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा वो सब अपन यहाँ सोल्व करेंगे। मैंने कल भी बताया था वीडियोस देखकर उसके बाद में, क्योंकि अपनी क्लास लाइव सेशन नहीं हो रहा है, तो जो भी वीडियोस आप देखोगे, वीडियोस पर डे आपके पास में अगला क्लास आएगी। तो आज जो वीडियो आप देखोगे तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन डाउट हो वो आप उसके साथ में कमेंट कर देना, ताकि अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूँ। थैंक यू।